आवाजें उठनी शुरू हो गई है। ईवीएम नहीं है तो बवाल है और देश को कंगाल करने का एक सामान है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। और ईवीएम का हटना बहुत जरूरी है लोकतंत्र की बहाली के लिए। संविधान को सही तरीके से जो जमीनी स्तर पर लाने के लिए ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। यह है ईवीएम मशीन। और ईवीएम से लड़ना पड़ेगा पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि लोकतंत्र को खतरा है ईवीएम से। समझे नहीं? भारत के संविधान को खतरा है, भारत की न्यायपालिका को खतरा है। और रही बात जिसको लेके इन्होंने बधाइयां चल रही हैं कि भाई ये 3 राज्यों में जीत गए या 4 राज्यों में जीत गए, ये नाटक नौटंकी है और ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना है कि हमारे भारत निर्वाचन आयोग के अंदर कौन है, कौन से अधिकारी हैं जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उपद्रवी हैं, जो भारत के संविधान को, भारत के जनादेश को तोड़ मरोड़ रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जैसा कि सभी जानते हैं, सारी जांच एजेंसियां गुलाम बना दी गई हैं इस सरकार में, पाखंडवादियों की सरकार में। ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जो जनादेश के साथ जो डकैत बैठ गए हैं, इसको जनादेश को जो चोरी कर रहे हैं और असली जनादेश को दिखा नहीं रहे पब्लिक के सामने। रही बात आप कहोगे कि भैया कैसे, ये तो मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी चमत्कार, मोदी कोई जादूगर है क्या? कहां पे खेल दिखाता था ये? कहां का मदारी है? मदारियों से देश नहीं चलता, देशवासियों से देश चलता है। ये देश मोदी मैजिक हो गया या लोग मोदी गारंटी। मोदी गारंटी नहीं है, मोदी तो गारंटी है आज की डेट में कि मोदी है, गारंटी है कि ईवीएम से आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। मोदी है, मुमकिन है, ये सब है, मगर मोदी गारंटी नहीं है। या गारंटी नहीं है बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां युवाओं का रोजगार छिन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको संविधान को नोचा खरोसा जा रहा है, इसको बचाया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह हालत है। गारंटी यहां बहन बेटियों की इज्जतों की नहीं है, किसानों के अधिकारों की नहीं है, सेना के जवानों के अधिकारों की नहीं है, और कोई भी नहीं है। रोजगार की स्थिति कमजोर है, रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है। और गारंटी जो सही थी कि देश के नागरिक की एक गारंटी होनी चाहिए, देश के नागरिक के अपने मतदान की गारंटी होनी चाहिए थी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मगर लोगों को परोसा जा रहा है कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहता हूं मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुश्किल है रोजगार मिलना, मोदी है तो मुश्किल है बहन बेटियों की इज्जत बचना, मोदी है तो मुश्किल है देश आगे बढ़ना, मोदी है तो मुश्किल है ये जो वन रैंक वन पेंशन मिलना, मोदी है तो मुश्किल है किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना। मोदी जी की गारंटी पर जनता ने भरोसा करके उन्हें 3 राज्य सौंप दिया। अब कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी मुश्किल है। कैसी बातें कर रहे हैं नंदा भाई यार? अरे मोदी की गारंटी क्या है? गारंटी बताओ ना। ये वही मोदी गारंटी कहते हो जिसने अपना एक चैनल बना रखा है, उसके सब्सक्राइबर कितने हैं? 17 मिलियन के आसपास। और जब वीडियो डलती है तो कितने लोग देखते हैं? 500-700 लोग देखते हैं, उसके व्यूज आते हैं। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ईवीएम घोटाला है। इसके चैनल को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, उसमें भी थूक दिया, हाथ थू ऐसे करके थूका है इसके चैनल को भी। और देशवासी थूक रहे हैं कि देश के जनादेश के साथ मजाक है, बेईमानी है, अत्याचार है। समझे नहीं? देश के लोकतंत्र का, संविधान का इनके शासन में बलात्कार है। और भारत निर्वाचन आयोग में ये खोजना पड़ेगा कौन से अधिकारी आतंकवादी हैं, कौन से अधिकारी हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कौन से अधिकारी हैं जो लोकतंत्र की बहाली को खत्म करना चाहते हैं। कौन है वो आतंकवादी देशद्रोही जो भारत निर्वाचन आयोग को भी, भारत निर्वाचन आयोग नहीं, भारत चोर आयोग बना दिया है, चोरों का आयोग बन चुका है, आतंकवादियों का आयोग बन चुका है, देशद्रोहियों का बन चुका है आयोग। ये लोग लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही है। और जिस प्रकार से अभी दिखाया जा रहा है कि ये बाबा आ रहा है, वो बाबा आ रहा भूतनी का, ये बाबा आ रहा फूकनी का, ये आ रहा है, तो सब कैसे कैसे आते हैं? बाबा आ रहे हैं, कोई कहता है ये मीट नहीं बिकने दूंगा। अबे तू कौन है? मीट नहीं बिकने देगा या तू ये करेगा? पहले वो बीफ एक्सपोर्ट को खत्म करा, बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां इस बाबा को भेजे, उसके खिलाफ आवाज उठा के दिखा। बाबा का पता नहीं चलेगा कौन सी जगह चला जाएगा। तेरी उल्फी जुल्फी जो भरा के कह रहे जुल्फी, और वहां बातें बना रहा था जो, तो कौन है उसका नाम? बाल मुकुंद, समझे नहीं? हाँ, बालकनाथ। तू बालकनाथ नहीं है भाई, बाल मुकुंद की बात कर रहा हूं, बाल मुकुंद आचार्य।
समझे नहीं? ये भिक्षा चाह रहे हैं, ये भीख पे पलने वाले लोग हैं, हमारे दया दान पे पलने वाले लोग, और ये डराने की कोशिश करते हैं भारत को, भारत के लोगों को। सबको शिक्षा और रोजगार का अधिकार है, सबको आगे गारंटी है कि आगे बढ़े, संविधान के हिसाब से चले। और जो कहता था मैं मिठाई नहीं खाता, ये बाबा भूतनी का वहां कहता मैं मिठाई नहीं खाता, क्या खाएगा? गोश्त हड्डी, कह रहा मैं गोश्त भी नहीं खाता ना हड्डी। हाँ, तो ये नोटों की गड्डी चाहिए भूतनी के, हफ्ता उगाई कर ले। तू विधायक क्या बना दिया? जब बीजेपी वालों का फोन गया ना दिल्ली से, ओ बात सुन ले, ईवीएम से जिताया बड़ी मुश्किल से 900 वोटों से तुझे, इस बाबा को है, और तू ये नौटंकी कर रहा है। आप मुझे बताओ, जो अभी हत्या हुई, किसकी हत्या हुई राजस्थान में? समझे? सुखदेव सिंह, जो राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो व्यक्ति ऐसे थे कि राजपूत समाज के साथ साथ देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करते थे। और यही वजह थी कि राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो संविधान में पूरी तरीके से विश्वास रखते थे। और यही वजह थी कि इस पाखंडवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के गुरखों को ये पसंद नहीं आई और उनकी हत्या करा दी। जैसे ही इनकी सरकार आई, जैसे इन्होंने ईवीएम से जीत लिया राजस्थान को, तुरंत उनकी हत्या कर दी। उनके घर में आतंकवादी घुस गए, वो आतंकवादी थे, देशद्रोही थे, जिसने हत्या की। लेकिन नंदा भाई राजपूत, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां ईवीएम का खेल नहीं होता, जहां भाजपा की सरकार बनती है वहां ईवीएम का खेल। ये कैसा दोहरा रवैया? आओ इधर सवाल देता हूं, बहुत अच्छा सवाल किया भाई। कांग्रेस कौन लाया ईवीएम को? कांग्रेस है। ईवीएम को कांग्रेस लाई, कांग्रेस ने भी घोटाले करे, और उसी ईवीएम के खिलाफ यही आडवाणी ने एक पुस्तक पूरी लिख दी है। किसने? लाल कृष्ण आडवाणी ने, मुरली मनोहर जोशी ने, और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी कितनी बार गया ईवीएम के खिलाफ? तब 2008 में गया, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, फिर भी भारत निर्वाचन आयोग ने नहीं कराई। कौन लोग बैठे? मैं बार बार कह रहा हूं, किस मानसिकता के आरएसएस के गुर्गे बैठे, कौन कांग्रेस की दुकान को चलाने वाले बैठे। कांग्रेस भाजपा नहीं चाहती कि ईवीएम हटे, क्योंकि ये दुकान चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में हो या भाजपा, और इसी को मुद्दा बनाते हैं। आपने देखा, लेकिन नुकसान तो इस वक्त कांग्रेस का हो रहा। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है भाई, कांग्रेस तो फायदे फायदे हैं। क्या काम रुक रहे हैं कांग्रेस नेताओं के? आप मुझे बता दो। और वही पाखंडवाद की ओर, ये देखा आपने मध्य प्रदेश में कि इनके जो कांग्रेसी नेता भी कहां गए? ये 80-80 साल के बूढ़े हो गए, कमलनाथ जैसे। इन्हें ये आज तक ये कहते देश के नेता हैं, तो इन्होंने 80 सालों में देश के लिए या अपने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं करा था, इसलिए अपनी बातें नहीं बता पाए कि विकास के लिए क्या काम किए कमलनाथ ने। और यही वजह थी कि वो 26-27 साल के लौंडे बागेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो गए। तो ये बाबाओं पे डिपेंड है। ये संदेश क्या देना चाहते हैं भारत को? जैसे बाबा आ रहे नए नए ऊत पिलाऊ से, बाल बिखेर बिखेर के, भूतनी वालों कहते बाल बिखेर के टिके टुके लगा मत बताया करो। ये चैनलों पर भी देखते हैं, टीवी पे बच्चे घर जाते हैं, इनको भगाओ इनको। लेकिन नंदा भाई राजपूत, चलिए मानते हैं आप, कमलनाथ को आपने बुजुर्ग एजेड बता दिया, लेकिन अशोक गहलोत तो जादूगर नेता है, वो क्यों हार गए? उनको योजनाएं भी अच्छी लाए थे, राजस्थान के अवाम उन्हें पसंद भी कर रहे थे और काम भी अच्छा कर रहे थे, फिर उसके बावजूद अशोक गहलोत क्यों हारे? अशोक गहलोत क्या हारे? ये तो हरवाया कांग्रेस भाजपा ने। ये जो मैंडेट आया कांग्रेस भाजपा की सोची समझी रणनीति है, जिनमें पाखंडवादी लोग बैठे हैं। कांग्रेस भाजपा को चलाती है आरएसएस, ये ध्यान रखना, क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस को जन्म दिया। कौन है? अम्मा है कांग्रेस, भाजपा उसकी आरएसएस की। और आरएसएस ने किसको पैदा किया? भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तीनों एक ही हैं, और यही वजह है कि इन्होंने उसे हटाया। क्यों हटाया? 3 राज्यों से क्यों गई? क्यों नहीं सरकार आई? क्यों भाजपा आ गई? क्यों ईवीएम घोटाला हुआ? इसका एक ही कारण था कि वहां पर जाति जनगणना की बात हो रही थी। 3 राज्यों में, 3 राज्यों में जाति जनगणना की बात हुई थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दबाव में थी, तो जाति जनगणना की बात करने लगी वो, मगर वो अंदर से नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। और इन दोनों ने बैठ के एक मैनेजमेंट बचाया ताकि लोकसभा चुनावों में या आगे भविष्य में कोई जाति जनगणना की आवाज ना उठा सके और ओबीसी आरक्षण की बात ना कर सके। क्या वजह रही होगी? असल फैक्टर क्या है हार की? जो 3 राज्य कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार गई। हार के असल फैक्टर तो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन इनकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मैया
चुनाव आयोग देवता, और उस देवता जो भी है, पता नहीं कौन कौन से देवता है भूतनी के, जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बने हुए हैं, भारत निर्वाचन आयोग के लिए खतरा है। वो ऐसे आतंकवादी देशद्रोहियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी पूरे देश के अंदर। देश के, भारत के जनमानस को, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके वोट का यहाँ बलात्कार हो रहा है भारत में, समझे, उसको गुमराह किया जा रहा है वोट को, उसके और तो और उसको मतलब कहते हैं अपहरण किया जा रहा है उसके वोट का ईवीएम मशीन के माध्यम से। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, लोग आवाजें उठानी शुरू कर दिए लोगों ने, तो सचिन पायलट अगर राजस्थान का सीएम फेस होता तो परिणाम कुछ और ही होता। लोग अशोक गहलोत को जो है उसके मुकाबले सचिन पायलट को ज्यादा पसंद कर रहे थे। यार क्या क्या बातें करते हो तुम, बात तो ईवीएम मशीन की हो रही है, बात हो रही है जब वोट ही सही नहीं पड़ रहा तो कौन किसको सपोर्ट करता कौन नहीं। जब ईवीएम में मैनेजमेंट बैठा रखा था तो फिर कौन किसको पसंद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही है, ईवीएम का खेल है। आप कहना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी। आपने देखा इनके शासन में कैसे बलात्कार होता। देश के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता मणिपुर में, समझे, उसका बलात्कार होता है, उनके यौन अंगों को छेड़ा जाता है, महिलाओं के अंगों को काटा जाता है। तो ये बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, समझे। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव से के होने के बाद सभी लोग आवाज उठाते हैं, जितने भी पार्टी है, जितने भी रीजनल पार्टी है वो भी, और जो है कांग्रेस भी, कि ईवीएम का घोटाला है, ईवीएम का खेल हुआ, जब जाकर के जीत गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चुनाव से पहले ये लोग चुनाव में लगे हुए थे, ईवीएम की बात नहीं होती है, लेकिन चुनाव ठीक हारते ही ईवीएम की बात शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? कांग्रेस ने कहाँ आवाज उठाई भाई? कांग्रेसी लीडर बहुत सारे आवाज उठा रहे हैं। अरे कहाँ, किसने आवाज उठाई? उनका जो असली देवता वो ई4 पप्पू, वो क्या 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 क्या, हमें ये हार स्वीकार है। क्या हार के नहीं कहा, कहा के नहीं कहा। बाकी तो चिल्लर खटमलों से क्या है, समझे, जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे रहते हो चिल्लर खटमल, जिनकी औकात भी नहीं है कि वो कांग्रेस के किसी दफ्तर में घुस जाए, समझे, शाम को पौआ लगाया, पूरे गाया, वहां बैठे रहते, देखा करो, बंगलों की तरह बैठे रहेंगे कांग्रेस कार्यालय के बाहर, समझे। वो चिलगोजे है, वो बकल बकल कराते, उनकी एंट्री भी नहीं है तुम्हारी, हो चिलगोजो, समझे, वो पौआ पीते हो तुम, है, और वो बैठते हैं जो जिन्हें पता ही नहीं है देश के बारे में। तुम्हारी कोई बखत नहीं है, वह कांग्रेसी थूकते हैं, किसी ऑफिस में नहीं घुस सकते। अरे कांग्रेस कांग्रेस, अबे वो खटमलो। लेकिन भाजपा की जीत की एक वजह ये भी रही है कि भाजपा कांग्रेस के मुकाबले जो है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां मेहनत ग्राउंड पे उतर के मेहनत भाजपा ने करी। ओ भाई दादा, कांग्रेस की जीत मत कह, कांग्रेस की लूट कह, भाजपा की लूट, कांग्रेस भाजपा की लूट है। हाँ, हार फार कुछ नहीं है। अब जितवाया ना तेलंगाना, कांग्रेस को जितवाया कि नहीं जितवाया। इनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है कि भारत की जो रूरल पार्टियां, कौन सी नीचे वाली जमीनी स्तर की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको खत्म करना चाहती है कांग्रेस और भाजपा। और यही वजह है कि तेलंगाना से शुरू करता हूं, क्योंकि तेलंगाना पर बार बार सवाल पूछ रहे हो। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी, जानते हो? हाँ, ओवैसी साहब, आपके होंगे साहब, समझे, देश कर दिया बर्बाद, और खराब है वो, बेईमान है, निकम्मा है, नकारा है, नालायक है। अब मैं पहले सुन लो इधर, क्यों उसमें मोबाइल मत देख, इधर देख, जो भी है पत्रकार। आप मुझे बताओ कितनी सीटों पर लड़े थे चुनाव? 119 सीट है तेलंगाना की विधानसभा की, और ये साहब कितनी सीटों पर लड़े? मात्र 9 सीटों पे। एक बार सफलता हासिल, 7 में, ये तो मैनेजमेंट था, 9 सीटों पर लड़ा ये। दुनिया भर में चिल्लाता है, बाहर जाके जाएगा यूपी में, बाबरी विध्वंस हो गई, बाबरी विध्वंस है, बाबरी विध्वंस हो गई। अब तेरी अम्मा विध्वंस हो गई, भूतनी के, देश को बर्बाद कर रहा है। और जो ये जो हैदराबाद में जो 8-9 मस्जिद शहीद हुई, हैदराबाद में जो 8-9 मस्जिदें शहीद हुई, ये भूतनी का बोला, दही जम गई थी इसके गले में। ये बताओ मुझे, यहां इसका वर्चस्व है, क्या इसकी ताकत है, यहां का ये नवाब है, समझे, ख्वाब दिखाता है मुसलमानों को, उनके जो अधिकार छिनवा रहा है भूतनी का गल्ला। इससे कौन लड़ेगा? आप जो हिंदू और मुसलमान की जो कट्टरता कर रहे हैं, इस देश के दुश्मन है, इस देश को बर्बाद करने लगे हैं, इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। और लड़ता हुआ कितनी 9 सीटों पे, कहा तेलंगाना में, और ये कहा जाता भूतनी का बिहार में 125 पे, उत्तर प्रदेश में जाएगा 100 सीटों पर लड़ेगा ये है। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है
कि क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, जो जमीन से, जो गांव की, गरीब की और किसान की जो बात करती है, जो पार्टी उसको खत्म करना चाहता है। असदुद्दीन ओवैसी ये जो है आरएसएस का एक दलाल है, ये नुमाइंदा है, एक आरएसएस का चमचा है, चाटुकार है। यही वजह है कि कहीं भी जाता है इसको सुरक्षा दी जाती है और तब इससे कह रखा कि दे हिंदुओं को गाली, दे हिंदुओं को, तथाकथित हिंदुओं गाली। इसको कोई नहीं पकड़ता, ना इसका कोई ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना कोई जांच एजेंसी जाती, और सब क्या पहुंच जाती है, कोई बोल दे उसका जांच एजेंसी, ये एजेंसी। तो ये जो है क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए एक कीड़ा, जो वायरस है, जो खतरनाक है देश के लिए, ये पाल रखा है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन नंदा भाई राजपूत, लेकिन सभी दलाल पार्टियां हैं, तो आपके जो है कौन पार्टी है जिसे आप पसंद कर रहे हैं, ये बताइए। पसंद कौन है? आप हो, आवाम है, देश की जनता है, 140 करोड़ आवाम है। और मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की सब पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, कौन आएगा? पप्पू आएगा, पनौती आएगा। अबे पप्पू पनौती देश के लिए चुनौती, समझे, देश बर्बाद कर दिया ना। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि 3-4 महीने रह गए लोकसभा इलेक्शन को, 2024 का इलेक्शन होना है। उसमें जो है अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है हार हुई है, और वो किसकी हार हुई है यार? कांग्रेस की हार हुई है। किसी की कोई हार नहीं हुई है। तो बात सुने, ईवीएम ने लूट लिया। सवाल ले, आप अपनी बात रखिएगा। तो ऐसे में 2024 के लिए कांग्रेस के लिए बहुत यानी कि मेहनत की जरूरत है। क्या लगता है कांग्रेस 2024 में आ पाएगी? कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कांग्रेस तो आ रही है। अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस आ रही है। आपको एक आंकड़े बता दूं, समझे, सन 2004 में से पहले भी चुनाव हुआ था, यही 3 राज्य थे हिंदी भाषी राज्य। कौन? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तब ये तीनों राज्य जीते थे, भाजपा जीती थी। और उसके बाद क्या कहा अटल जी के शासन में कि इंडिया शाइनिंग कर रहा है, इंडिया शाइनिंग कर रहा है। 2004 का चुनाव हुआ, क्या हुआ? कांग्रेस आ गई केंद्र में। यही हालत है। ये राहुल गांधी भी जानते हैं कि हम लोग ईवीएम से आएंगे, और यही वजह है कि उन्होंने हार स्वीकार करी और चले गए। अब बेचारे चिल्ला रहे हैं, दूसरे चिल्ला खटमल, और एक बेचारे दिग्विजय सिंह जो चिल्ला रहे हैं, उन्हें तो कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब है ये आदमी। कांग्रेस भी कह देती है, भाजपा भी कह देती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार भी भूतनी के कहते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है। जबकि दिग्विजय सिंह जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई गलत है, वो सच्चाई कहते हैं। एक बात बताओ, जो चुनाव लड़ रहा है जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में, और उसको अपना वोट नहीं पड़ रहा, तो किसका वोट पड़ेगा भाई? वो कह रहा मैंने अपना वोट डाला था, मेरे वोट की कहीं गिनती नहीं आई, तो ये डकैती नहीं है, डाका नहीं है। आप मुझे बताओ, कोई विधायक चुनाव लड़ रहा है, उस विधायक को मात्र 50 सीट मिलते हैं विधानसभा में, वोट 50 वोट, जबकि नॉर्मली कोई भी आदमी खड़ा हो जाए तो 100-150 तो वो भी ले जाता है। मगर ये स्थितियां, तो इसका मतलब ईवीएम क्या कर रही है? ईवीएम घोटाला है। अगर पारदर्शिता चाहते हैं, ये ईमानदार के वो बन रहे हैं, ये उल्लू गुल्लू चुल्लू, तो कहो ना बैलेट पेपर पे, समझो, जनता मारेगी सर पे टुल्लू, समझे। या आगे पता नहीं कहां से। और एक बात बताओ, ईवीएम बचाने की जरूरत है, और मैं कहता हूं आज पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है। सभी राजनीतिक पार्टियों को इस भारत निर्वाचन आयोग में बैठे आतंकवादी और देशद्रोहियों का विरोध करना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पे आओ, देश बचाओ। क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि क्रांति की जरूरत है इस देश को, इसको बंद मत करो, जाने दो पूरा का पूरा लाइफ। मैं कहता हूं क्रांति की जरूरत है आज के। मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना। जिंदाबाद था।